all, this chapter deals with sentencing, and in the sentencing there are four different aspects on which examiner can ask you question. Number one, sentencing of adults. Number two, sentencing of young offenders. Number three, factors in sentencing. And number four, the last point is, चौथा point है aims of sentencing. Aims of sentencing. ये चार फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर सवाल बनते हैं। इनमें से जो सबसे मेजर और कॉमन फैक्टर जिस पे सवाल बनता है वो आता है एम्स ऑफ सेंटेंसिंग। अब मैं आपके सामने ये एक वाटर बॉटल है आपके सामने, एंड दिस वाटर बॉटल जो पानी इसमें फिल किया, देयर वर सो मेनी एम्स ऑफ फिलिंग वाटर इन दिस बॉटल। एम्स क्या थे? सबसे पहला एम, प्राइमरी एम, यू पीपल कैन ड्रिंक वाटर। सेकेंडरी एम, समटाइम्स यू कैन वॉश योर हैंड्स। अनदर यूज, समटाइम्स आपकी गाड़ी गर्म हो जाए तो उसमें भी पानी डालने के लिए सबसे सूटेबल है। अनदर वे सेंटेंसिंग का ये सॉरी सेंटेंसिंग कह रहा हूँ, ये वाटर बॉटल का एक और एम क्या है कि इसमें पानी है तो आपको डोमेस्टिकली अगर जरूरत है तो आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एम्स एक चीज होती है, उसके मल्टीपल एम्स होते हैं। अब हमारे पास जब सवाल आता है ना 25 नंबर का इस चैप्टर से, वो बनता है, वो सवाल कैसा बनता है? What type of question examiner can ask you related to sentencing? अब मैं आपके सामने स्क्रीन पे कुछ जो है वो सेंटेंसिंग के क्वेश्चन को ओपन करता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी गिवन इन द पेपर। अगर आपने सेंटेंसिंग का चैप्टर करना है तो आपने याद रखना है कि हर सेंटेंस के पीछे भी एक एम नहीं होता, बल्कि 5, 6, 7 एम हो सकते हैं, 3, 4 तो लाजमी एम हो सकते हैं। समझ आ गई? अब सेंटेंसिंग के अंदर सबसे पहला एम, अब आपने देखना है, सवाल ऊपर देखिए आप। अगर आपको स्क्रीन के ऊपर जो ये क्वेश्चन नजर आ रहा है, इसमें एक सवाल है, डिस्क्राइब 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंस दैट कैन बी गिवन टू एडल्ट ऑफेंडर्स। एडल्ट ऑफेंडर्स को दो कौन सी तरह की सजाएं दे सकते हैं? हु कमिट थेफ्ट, इसमें एक कस्टोडियल हो सकती है और दूसरा कस्टोडियल भी हो सकती है और इसके अलावा फाइन हो सकते हैं। कस्टोडियल भी हो सकती है प्लस फाइन भी हो सकते हैं। ये आप दो सजाओं के नाम है, ठीक है। इवेलुएट टू व्हाट एक्सटेंट to which the aims of sentencing are effective in reducing reoffending of among the young offenders। अब आप ये देखें कि आपकी जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं और जितने भी सजाएं हैं, हर सजा के एम्स आपके रीऑफेंडिंग से बचाते हैं या नहीं बचाते? रेट्रीब्यूशन किससे बचाती है? कि दोबारा नहीं करना। डेटरेंस किससे बचाती है? कि दोबारा नहीं करना आपने। तो मतलब क्या है कि आपको सेव रखती है, सारे लोगों को ये सेव रखती है। सेंटेंसिंग के जितने भी ये एम्स हैं, ये हर सेंटेंस, हर पर्सन को ये स्टॉप करती है कि वो रीऑफेंड ना करे। यही ये वाले एम्स ऑफ सेंटेंस। इज इट क्लियर? अब हम सवाल देखते हैं। पहले तो ये सवाल आपके सामने, इवेलुएट टू व्हाट एक्सटेंट to which the aims of sentencing are effective in reducing reoffending। बेसिकली आपने मल्टीपल एम्स जो हैं उनको लिख के साथ साथ लिंक क्या करना है कि इस चीज से, लाइक एक पनिशमेंट आपको ले लें कि फॉर एग्जांपल डेटरेंस के लिए पनिशमेंट दी जाती है जिसको हम कहते हैं कस्टोडियल सेंटेंस। कस्टोडियल सेंटेंस जो है, पहले डेटरेंस क्या होता है? डेटरेंस ये होती है कि लोगों को डराया जा सके ताकि वो रीऑफेंड ना करें, इसलिए इसके लिए उन्हें कस्टोडियल सेंटेंस दी जाती है और कस्टोडियल सेंटेंस से उनके अंदर एक डेटरेंस क्रिएट होती है। दिस थिंग स्टॉप्स पीपल फ्रॉम रीऑफेंडिंग। दूसरे एम पे इसी तरह आ जाएंगे।
रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन के लिए भाईजान सजा जो दी जाती है वो आपको कम्युनिटी ऑर्डर्स देते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडिविजुअलाइज्ड सेंटेंस होती है, कम्युनिटी ऑर्डर के अलावा प्रोबेशन ऑर्डर होते हैं, ये आपको रिहैब में करते हैं। अब मेनली ये है कि रिहेबिलिटेशन कम्युनिटी में जाएगा, कम्युनिटी ऑर्डर अगर दे दिया है रिहेबिलिटेशन के लिए, तो जब वो कम्युनिटी में जाके इंटरेक्ट करेगा, ही विल लर्न द पॉजिटिव्स फ्रॉम द कम्युनिटी, देयरफॉर दिस स्टॉप्स पीपल फ्रॉम रीऑफेंडिंग। मतलब क्या है कि हर एम के साथ आपने एक सजा मिलानी है, और उस सजा को मिला के आपने अगला काम करना है। उस सजा को मिलाने के बाद आपने उस सवाल के साथ लिंक कर देना है जो सवाल आपके पेपर में पूछा गया। इज इट क्लियर? यहां तक इसमें एक सवाल करने का तरीका है। अब आपको इससे पता चल रहा है कि इससे रीऑफेंडिंग से आप बच गए हैं, लेकिन एंड पे एनालिसिस के साथ साथ एक एक लाइन आप ये भी लिखते जाएंगे कि समटाइम्स कम्युनिटी ऑर्डर अगर आप किसी को देते हैं तो मे बी वो कम्युनिटी में जाके दोबारा वायलेंस क्रिएट करें। दिस आल्सो स्टॉप्स, दिस आल्सो इंक्रीजेस द क्राइम्स इन द कंट्री। ठीक है, इस तरह आप उसको उसका एनालिसिस करते जाएंगे। इज इट क्लियर? अगर आप अभी एनालिसिस नहीं भी करना चाहते, नहीं भी करना चाहते, तो फिर आप आखिर में एक पैराग्राफ सिर्फ एनालिसिस का लिखते हैं जिसमें उन सारी बातों के एम्स को निगेट कर दें थोड़ा सा, कि भाई इससे रीऑफेंडिंग कंप्लीटली तौर पे आप नहीं बच सकते। सारे पॉइंट्स के लिए एक पैराग्राफ सफिशिएंट हो जाएगा फिर तो ये। हाँ। अब फिर इसके बाद क्या है कि डिस्क्राइब डिस्चार्ज एज ए टाइप ऑफ सेंटेंस फॉर एडल्ट ऑफेंडर। डिस्चार्ज क्या होता है? आपको किसी को रिलीज ऑन लाइसेंस पे आप रिलीज करते हैं, तो ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। टू व्हाट एक्सटेंट पनिशमेंट इज द मोस्ट इफेक्टिव एम व्हेन सेंटेंसिंग एडल्ट ऑफेंडर्स। पनिशमेंट इज द मोस्ट इफेक्टिव एम, कि उस, अब यहाँ पे देखें कि पनिशमेंट जो है वो सबसे इफेक्टिव में एम है, रोकना है। तो पहले आप पनिशमेंट बताएंगे, पनिशमेंट की तो सारी सेंटेंसिंग आ जाएंगी उसमें। पनिशमेंट आप सारी लिख के कि उसमें ये सजाएं मिलती हैं, इससे पनिशमेंट करती है, लेकिन आप आखिर में 2-3 पैराग्राफ में बाकी एम्स को भी डिस्कस करेंगे कि नॉट ओनली द पनिशमेंट, पनिशमेंट सिर्फ रीऑफेंडिंग से इफेक्टिव एम ऑफ सेंटेंसिंग, ये अकेला पनिशमेंट नहीं है बल्कि डेटरेंस भी, रेट्रीब्यूशन भी, वो भी इफेक्टिव है। उनके साथ आप इनका कंपैरिजन कर देंगे। इज इट क्लियर? लेकिन ज्यादा 2-2.5 पैराग्राफ तो आपने उसी पे लिखने होंगे जो पॉइंट के अंदर दिया, उस पे आपने सबसे ज्यादा डिटेल लिखनी है। अगर आपने, ये पहले मैं बता रहा हूँ, अगर आप सिर्फ पनिशमेंट पे एक पैराग्राफ छोटा सा बना के बाकी सारे एम्स दिखाते हैं तो मैं पहले बता रहा हूँ 10 से ऊपर नंबर नहीं आने वाले। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले अगर पनिशमेंट लिख रहे हैं तो पनिशमेंट के ऊपर आपकी डिटेल प्लस सारे सेंटेंसिंग के साथ इसे लिंक करके कि पनिशमेंट जो है इसमें कम्युनिटी ऑर्डर है, डिस्चार्ज है, इसमें कस्टोडियल सेंटेंस है, ये 4 आपकी मेन सजाएं हैं। तो ये सारे पनिशमेंट की टाइप्स हैं। तो इससे ये अचीव हो सकता है, इट इज द इम्पोर्टेंट एम, इट स्टॉप्स पीपल फ्रॉम रीफंडिंग। हाउएवर द अदर एम्स मस्ट बी अचीव्ड एज वेल, वो एम्स के ऊपर भी आप जाएंगे फिर। इसी तरह डिस्क्राइब द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हेन सेंटेंसिंग ए यंग ऑफेंडर। ये आपका 25 का तो 10 का तो आता ही नहीं है, 5 का। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्क्राइब द फैक्टर्स कंसिडर्ड। अब फैक्टर्स कौन से कंसिडर किए जाते हैं? वही मिटिगेटिंग और एग्रीवेटिंग फैक्टर्स को ही आपने लिखना है। ठीक है, इसके अलावा और भी आप लिख सकते हैं कि कस्टडी ऑफिसर ने कुछ लिख के दिया होता है, उसकी रिपोर्ट्स होती हैं, ये सारी चीजें भी। फिर उसके अलावा मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं, ये सारी मेडिकल रिपोर्ट्स भी इवन एक फैक्टर होता है। मेडिकल रिपोर्ट्स अगर आप किसी आपके क्राइम को नहीं कर रही, जस्टिफाई नहीं कर रही, तो आपको बेल मिल जाएगी, आसानी से रिलीज हो जाएंगे आप। डिफरेंस होता है, लेकिन इसमें फैक्टर्स में डिफरेंस नहीं होता, फैक्टर्स एक ही तरह के होते हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है कि उनकी सजा कस्टोडियल नहीं इतनी होती, उनकी सजा ज्यादा एजुकेशनल होती है। ठीक है, इंफॉर्मेटिव होती है, रिफॉर्मेशन के ऊपर जाती है। ठीक है, क्योंकि दे वुड बिकम द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, सो दैट्स व्हाई दे डोंट वांट टू रूइन द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। तो इसलिए उनका थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके बाद आगे क्या है? टू व्हाट एक्सटेंट डेटरेंस इज द मोस्ट इफेक्टिव एम। तो डेटरेंस किस किस सजा से क्रिएट होती है?
डेटरेंस आपकी डेटरेंस आपकी बेटा सिर्फ कस्टोडियल से भी नहीं होती। कस्टोडियल हैवी फाइन से, कस्टोडियल से, इवन समटाइम्स जो है वो आपको डिस्चार्ज से भी आपके अंदर डेटरेंस होती है कि आपको जब एक एरिया में बाउंड कर दिया जाता है, टैगिंग लग जाती है, उनसे भी तो आपकी हो सकती है, तो आप उनके साथ भी इसको लिंक करते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा अब हम अगले उस पर चलेंगे। डिस्क्राइब द मिटिगेटिंग एंड एग्रीवेटिंग फैक्टर कंसीडर टू बी सेंटेंसिंग। ये वो सवाल है इसके ऊपर कि क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। अब इसके अलावा लास्ट में, टू व्हाट एक्सटेंट प्रिवेंटिंग रीऑफेंडिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव एम ऑफ सेंटेंसिंग। प्रिवेंटिंग रीऑफेंडिंग से ये कौन सा एम होता है एक्चुअली? प्रिवेंटिंग रीऑफेंडिंग, ये, हाँ जी, ये रेट्रीब्यूशन के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो रेस्ट ऑन द नोशन दैट ए पर्सन इज नोइंगली डन रॉन्ग, ही डिजर्व दैट, और इससे भी आपका एक नेगेटिव इफेक्ट है। अब हमारे पास ये सारी चीजें तो आ गई कि इनको लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। अब मैं पूरा टॉपिकल आपसे डिस्कस किया, पूरे टॉपिकल में बताएं कि जो 4 एस्पेक्ट मैंने बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर पे बताए थे उनमें और इसमें कोई डिफरेंस है? इन सवालों में कोई भी चीज जो मैंने आपसे बोली थी उससे बाहर आया कुछ भी? तो यही होगा पेपर के अंदर, अभी भी इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इज इट क्लियर? यही चीजों को सिर्फ ट्विस्ट करना है, एंगल डिफरेंट करना है, कंटेंट इसी में से आएगा चीजें। इज इट क्लियर? यहां तक हमारा इसकी टॉपिकल डिस्कशन खत्म हो।